Hello students, myself Sapan Bhatnagar, Faculty of Mathematics at Reliable Institute कोटा। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस का 2023 का पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 तक के सॉल्यूशंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इजी है। अब इसमें हमें दे रखा है कि एक सेट ए है जिसमें एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, but A contains exactly one positive integral n। इसका मतलब इस सेट A में केवल और केवल एक ही रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, साथ साथ जो रियल नंबर आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसमें कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। तो बोलेंगे अगर इसको रियल बनाना है इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 करना है तो पहले इसको थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसका कॉन्जुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, साथ साथ डिनोमिनेटर में भी करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब इसके न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका इमेजिनरी पार्ट 0 करेंगे। तो हम सिंपली न्यूमरेटर में इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करते हैं। न्यूमरेटर में इमेजिनरी पार्ट बनेगा जब 1967 मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा कॉस थीटा से, तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा 1967 इंटू 3 कॉस थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5901 कॉस थीटा। साथ साथ फर्स्ट ब्रैकेट से 1686 आयोटा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो जब हम 1686 इंटू साइन थीटा इंटू 7 अगर लिखते हैं तो ये हमें मिलेगा प्लस 11802 इंटू साइन थीटा। तो ये न्यूमरेटर का इमेजिनरी पार्ट हो गया एंड दैट इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आएगी -1/2। अगर tan थीटा नेगेटिव आ रहा है तो थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेट्स सपोज फर्स्ट केस कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/√5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/√5। और अगर ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू -1/√5 हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5 हो जाएगी। तो ऐसे दो केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन sin थीटा इज इक्वल टू 1/√5 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -2/√5। Similarly, if theta is in fourth quadrant, then sin theta will be negative and cos theta would be positive. अब हम इन दोनों में से किसी एक केस को लेके सॉल्व करते हैं। दोनों से आंसर सेम आता है, हम किसी एक केस जैसे फर्स्ट केस को लेके सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि इस ए में जहां भी हमें sin थीटा दिख रहा है उसकी जगह पर 1/√5 पुट करते हैं और cos थीटा की जगह पर -2/√5 पुट करते हैं। तो बोलते हैं यहां पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a इज इक्वल टू 1967 प्लस 16
0.86 आयोटा वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5, क्योंकि हम फर्स्ट वाले केस से आंसर निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा वेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/√5, ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये देखने में बड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन इसमें एक नंबर है जिससे कि ऊपर और नीचे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर एक कॉमन फैक्टर निकलता है, उसके बाद आंसर आ जाएगा इसका 281। तो a इज इक्वल टू 281 एक रियल नंबर आ गया, बोलते हैं रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और ये इंटीजर भी आ रहा है। हमें वैल्यू n की निकालनी थी, दैट मींस n इज इक्वल टू 281। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें हमें एक प्लेन दे रखा है √3x + 2y + 3z इज इक्वल टू 16 एंड S एक सेट दे रखा है। उस सेट में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ऐसे पॉइंट्स हैं सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इस सेट में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से लिखें तो रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बनेगा, जो कि 1 दे रखा है। तो बेसिकली इस सेट S में ऐसे पॉइंट्स आ रहे होंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट होगा। अब 3D में ऐसे पॉइंट्स जो कि फिक्स पॉइंट से, जो कि किसी फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब ये अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक स्फीयर पे लाई कर रहे होंगे। तो हम एक स्फीयर बनाते हैं, एक रफ प्लॉट बनाते हैं कि लेट सपोज ये एक स्फीयर है सच दैट इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो 0,0,0 होगा और इस स्फीयर का रेडियस 1 यूनिट हो जाएगा। अब इस स्फीयर के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट P लाई कर रहा होगा। P लेट सपोज, या P तो हमें प्लेन यूज कर रखा है तो हम कोई और पॉइंट यूज कर लेंगे, लेट सपोज Q। तो बोलेंगे कि Q कोई पॉइंट होगा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा सच दैट 0,0 और Q के बीच का डिस्टेंस 1 है, मतलब कि ये रेडियस अपने पास 1 हो गया। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट जो कि हमने Q मान लिया है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट Q फ्रॉम प्लेन P इज 7/2। अब Q पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन P से 7/2 आता है। तो बोलते हैं अगर Q पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन P से 7/2 है, इस प्लेन P से डिस्टेंस इसका 7/2 है, तो हम बोलते हैं प्लेन P के पैरेलल एक नया प्लेन बनाते हैं जो कि इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा होगा Q पॉइंट पे, प्लेन P डैश, सच दैट P डैश और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7/2 के इक्वल होगा। अब यहां बोले कि P डैश और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7/2 है और Q पॉइंट इस स्फीयर के ऊपर भी लाई कर रहा है और Q पॉइंट P डैश पे भी लाई कर रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्फीयर और प्लेन P डैश का जब इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमें एक सर्कल मिल रहा होगा। जब भी एक स्फीयर और एक प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि Q पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहा होगा। अब उस सर्कल की आगे हम बात करें तो बोलते हैं ये 0,0,0 है। इस सेंटर 0,0,0 से अगर गिवन प्लेन P का डिस्टेंस निकालें तो अगर 0,0,0 से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास में 4 आ जाएगा। तो बोलते हैं अगर 0,0,0 का प्लेन P से डिस्टेंस देखें तो 4 हो गया। अब P डैश और P के बीच का डिस्टेंस 7/2 है, तो बोलेंगे 0,0,0 से इसका डिस्टेंस 1/2 हो जाएगा। अब यहां एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है जिसमें एक साइड 1 है हाइपोटेन्यूज, एक साइड 1/2 है, तो रिमेनिंग थर्ड साइड √3/2 हो जाएगी। तो बोल सकते हैं कि P डैश और स्फीयर का जो इंटरसेक्शन था वो एक सर्कल बन रहा होगा और उस सर्कल का रेडियस
√3/2 आ रहा होगा। तो बोलेंगे कि क्यू पॉइंट स्फीयर पे तो था ही, साथ साथ प्लेन P डैश पे भी हो गया, और क्यू पॉइंट एक सर्कल पे लाए कर रहा होगा, उस सर्कल का रेडियस √3/2 होगा। अब उसकी बाद की कहानी पढ़ते हैं कि लेट UVW बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S। मतलब S का मतलब क्या हुआ, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक सर्कल पे लाए कर रहे हैं जिसका रेडियस √3/2 है। अब उसी सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स अज्यूम करने UVW। तो एक सर्कल बनाते हैं नया, इस सर्कल का रेडियस हमें पता है, इस सर्कल का रेडियस √3/2। अब इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं UVW सच दैट डिस्टेंस बिटवीन UV, VW एंड WU आर इक्वल। अगर ये तीनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब UVW एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो इनका कुछ नामकरण करते हैं, A, B एंड C। अब ये ABC मतलब UVW होंगे। अब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया सच दैट इस ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है वो √3/2 के इक्वल है। अगर इस सर्कल का रेडियस √3/2 के इक्वल है तो हम बहुत आसानी से इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं तो बोलते हैं अगर इस ट्रायंगल ABC का एरिया लिखेंगे तो वो एरिया आ जाएगा 9√3/16। एरिया निकालना बहुत आसान काम है क्योंकि सरकम रेडियस पता है, एंड सिंस ट्रायंगल इज बहुत आसान सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का अपने पास एरिया आ जाएगा 9√3/16। अब हमें करना क्या है, V be the volume of parallelepiped determined by these 3 vectors U, V and W। तो हमने तो अभी ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम। अब पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम सच दैट उसके को टर्मिनस वेक्टर्स UVW हैं। तो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या होगा, बॉक्स ऑफ UVW। ये अल्टीमेटली अपने को निकालना है, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई अपने को ये निकालना है। अब आगे हम देखें कि हम यहां पर ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं, तो इसको सोचें यहां पर कि अगर UVW से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है तो क्या हम UVW से बनने वाला एक पिरामिड, उस पिरामिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पिरामिड का वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इस बेस का एरिया निकाल चुके हैं। तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/6 बॉक्स UVW। अब पिरामिड का वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 बेस एरिया जो कि 9√3/16 हो गया, और हाइट की बात करें तो हाइट हमें यहां से मिल जाएगा 1/2। तो यहां से हाइट हमें मिल गया 1/2। अब यहां से हम कंपेयर करें तो हमें बॉक्स ऑफ UVW मिल जाएगा। तो बॉक्स ऑफ UVW लिखते हैं, ये 3, 2 एंड 6 ये कैंसिल हो गए, तो यहां से मिल गया बॉक्स ऑफ UVW इज इक्वल टू 9√3/16। अब हमें ये UVW का बॉक्स मिल गया 9√3/16 जो कि पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम था। हमें वैल्यू निकालनी है 80V/√3। अब 80V/√3 जैसे ही करेंगे तो हमें इस V की जगह पर 9√3/16 पुट करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ये अच्छा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्फीयर 3D का यूज करा जा रहा है, तो अच्छा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बाइनोमियल का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। हमें A और B दो नॉन जीरो रियल नंबर्स दे रखे हैं, x की पावर 5 का कोफिशिएंट फर्स्ट बाइनोमियल और x की पावर -5 का कोफिशिएंट सेकंड बाइनोमियल। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो करने के लिए सबसे पहले हमें जो फर्स्ट बाइनोमियल दे रखा है उसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो बोलेंगे इसका जनरल टर्म बनेगा 4CR1
ए एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर 4 माइनस R1 इंटू 70/27 बी एक्स इसकी होल पावर R1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हमें फर्स्ट बाइनोमियल में बोला है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट लिखना है। यहां से x की पावर 5 लिखते हैं कि x की पावर 5 कलेक्ट करते हैं पहले, तो फर्स्ट वाले से मिलेगा 8 माइनस 2R1, सेकेंड वाले से मिलेगा माइनस R1 इज इक्वल टू 5। यहां से हम R1 की वैल्यू निकाल के बोल सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 1। अब ये फर्स्ट बाइनोमियल की कहानी हो गई। सेम ऐसे ही सेकेंड बाइनोमियल के लिए हम जनरल टर्म लिखते हैं। सेकेंड बाइनोमियल के लिए जनरल टर्म लिखेंगे 7CR2 ax की होल पावर 7 माइनस R2 इंटू -1 बी एक्स स्क्वायर की होल पावर R2। अब इस सेकेंड बाइनोमियल में हमें x की पावर -5 लिखना है, तो x की पावर कलेक्ट करते हैं। 7 माइनस R2 माइनस 2R2 इज इक्वल टू -5। यहां से हम R2 की वैल्यू निकालते हैं, तो R2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी सा बनता है। अब R1 और R2 दोनों आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, कोफिशिएंट दोनों के इक्वल करने हैं। तो R1 की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन में और R2 की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन में, तो हमें वहां से B की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट वाले में हम R1 की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो मिलेगा 4C1 इंटू सेकेंड लिखा हुआ है इसके बाद में ए एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस R1। अब मैं एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा, केवल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स को छोड़ के। ए की पावर में 3 बन जाएगा, तो लिखते हैं ए की पावर में 3 इंटू नेक्स्ट बनेगा 70/2b एक्स था, एक्स तो हमने हटा ही दिया है, तो बेसिकली ये अपने पास कोफिशिएंट बन जाएगा 70/27b। ऐसे ही सेकेंड वाले में R2 था, R2 की वैल्यू हम यहां पर 4 पुट करेंगे। R2 की वैल्यू 4 पुट करेंगे, R2 की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आएगा 7C4 इंटू ए की पावर में 3 इंटू -1 बी की होल पावर 4, तो ये बन जाएगा अपॉन बी की पावर 4। यहां से चमक रहा है कि ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो b की वैल्यू यहां से 3/2 के इक्वल आ जाएगी। तो b बहुत स्ट्रेट यहां से आ जाता है कि b इज इक्वल टू 3/2। होप ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा सा है, लेंदी लगता है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि d निकालना पड़ेगा, d1 d2 d3। देखते ही ये चमकता है कि भाई ये तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर कैलकुलेटिव है ये। अब इस क्वेश्चन में अपने को अननोन्स दे रखे हैं कि अल्फा और बीटा, ये कुछ अननोन ऐसे पैरामीटर्स हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड समथिंग समथिंग दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका डी निकालते हैं। अगर हम यहां पर डी निकालेंगे तो इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके अगर हम डी निकालते हैं तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3। ये डी की वैल्यू आ जाती है 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3। जैसे डी निकाला ऐसे ही हम D1 D2 D3 भी निकाल सकते हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आ रहे होंगे। तो सेम ऐसे ही हम D1 D2 एंड D3 ये तीनों निकाल सकते हैं, ये तीनों भी अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में आ रहे होंगे। अब जैसे कि पी ऑप्शन की बात करें, अगर बीटा की वैल्यू 7 अल्फा माइनस 3/2 है, पी ऑप्शन की बात करें बीटा की वैल्यू 7 अल्फा माइनस 3/2 के इक्वल है, तो अपने आप डी 0 हो जाएगा। तो पी ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ये डी को 0 बना देगा। और ऐसे ही गामा को अगर 28 पुट करते हैं
तो D1 D2 D3 सारे जीरो आ रहे होंगे। तो P ऑप्शन से अगर हम करते हैं तो D भी जीरो है, D1 भी जीरो है, D2 भी जीरो है, D3 भी जीरो है। तो P ऑप्शन से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। तो P से बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। Q की बात करें तो Q ऑप्शन भी P के जैसा सेम ही है लगभग। Q ऑप्शन में भी D की वैल्यू जीरो आ जाएगी। गामा नॉट इक्वल टू 28 जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा D3 नॉन जीरो बनेगा। तो बोलेंगे अगर Q ऑप्शन की बात करें तो D तो जीरो आ जाएगा, D1 D2 भी जीरो आ जाएंगे, लेकिन जब हम D3 की बात करेंगे एंड गामा नॉट इक्वल टू 28 रखते हैं तो D3 नॉन जीरो आ रहा होगा। अब D जीरो है, D1 भी जीरो है, D2 भी जीरो है और D3 नॉन जीरो आ रहा है, तो अपने आप ये चमक रहा होगा सभी बच्चों को कि ये नो सॉल्यूशन दे देगा, तो स्ट्रेट नो सॉल्यूशन आ जाता है इससे। R ऑप्शन और S ऑप्शन की बात करें तो R और S ऑप्शन चीख चीख के बोल रहे हैं कि अगर P और Q में D जीरो हो रहा है तो R और S में D नॉन जीरो होगा। एंड ये सभी बच्चों को पता होगा कि अगर D नॉन जीरो है तो आगे की कहानी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर D नॉन जीरो हो रहा है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा, तो R और S ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। अब फाइट किसकी मारनी है? अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 28। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, गामा की वैल्यू 28 के अलावा कुछ पुट करेंगे, तो हमें यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली एस में भी ऐसा ही है कि अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, गामा की वैल्यू स्पेसिफिक 28 पुट करेंगे, तो हमें यहां से भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो P और Q की बात करें तो P और Q में D जीरो हो रहा था, P में D1 D2 D3 सारे जीरो हो रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Q में D3 नॉन जीरो आ रहा होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। R और S में D नॉन जीरो है, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। अब उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, गामा नॉट इक्वल टू 28, तो उससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। S में अल्फा 1 है और गामा 28 है, तो इनको पुट करेंगे तो यहां से इसका भी एक सॉल्यूशन में निकल जाएगा। तो ये बहुत इजी स्ट्रेट क्वेश्चन है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, आपका टाइम जरूर खाएगा ये क्वेश्चन। होप ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 भी बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। जैसे इसमें डेटा दे रखा है एक्सआई और एफआई का, मीन इजी सा है, मीन निकालना है एक्सआई इंटू एफआई, एक्सआई इंटू एफआई, एक्सआई इंटू एफआई। तो मीन निकालने के लिए इजी है कि मीन अगर आप निकालेंगे तो मीन के लिए फॉर्मूला यहां लिखते हैं कि मीन इज इक्वल टू समेशन एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय समेशन एफआई। मीन निकालेंगे तो डायरेक्टली ये 6 आ जाता है। यहां से मीडियन निकालना भी बहुत आसान काम है। मीडियन निकालना है तो आप एक्सआई की वैल्यूज लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3, 4, 5, ये हम एक्सआई की वैल्यूज लिख रहे हैं। 3, 4, 5, 8, 10, 11। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है, उसके बाद 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 4 है, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3। तो 5, 4, 4, 2, 2, 3। टोटल अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पर सभी को ऐड करें तो 20 आ रहा है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 20 आ गया। अब इजी है, यहां से मीडियन निकालेंगे तो मीडियन हमें दिख रहा है कि 5 के इक्वल आ जाएगा, तो बोल देंगे कि मीडियन इज इक्वल टू 5। तो मीडियन इज इक्वल टू 5 हो गया। इसके बाद की कहानी आर और एस ऑप्शन में, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द अबव डेटा। अबाउट मीन मतलब हर एक एक्सआई का डिफरेंस लेना है हमें मीन के अबाउट। सिंस मीन 6 आ चुका है तो मीन 6 को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 माइनस 3, 3 इंटू 5, 15। ऐसे ही 6 माइनस 8 मॉड्यूलस के साथ लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2। ऐसे ही 6 माइनस 11 विद मॉड्यूलस लिखेंगे तो 5, 5 इंटू 3 आ जाएगा। तो यहां से सभी का एडिशन करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। ऐसे ही सेम लॉजिक लगा के हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल सकते हैं। बहुत इजी मेंस टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं,
जो कि वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन 0 0 0 से पास कर रही है, उसकी डायरेक्शन 1 1 1 है। सेकेंड लाइन 0 1 -1 से पास कर रही है, उसकी डायरेक्शन 1 0 1 है। आगे कैपिटल X बी द सेट ऑफ प्लेन्स H दैट कंटेन्स लाइन L1। H कोई प्लेन्स होंगे जो कि लाइन L1 को कंटेन कर रहे होंगे। फॉर अ प्लेन H, DH डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2 एंड H। तो H और L2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस की भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। आगे H0 बी अ प्लेन इन X, उसी कैपिटल X जो सेट था उसमें H0 प्लेन है, फॉर विच DH0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DH। जो DH था उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे हम बोले कि L1 और L2 की बात करते हैं तो बोलते हैं L1 और L2 से बनने वाला प्लेन निकालते हैं पहले। सिंस L1 के ऊपर पॉइंट 0 0 0 लाई कर रहा है, L2 के ऊपर पॉइंट 0 1 -1 लाई कर रहा है, तो बोलते हैं एक प्लेन यहां बनाते हैं। इस प्लेन में ये दो लाइंस हैं। अब फर्स्ट लाइन के ऊपर पॉइंट 0 0 0 लाई कर रहा है। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर हम देखें तो इसका डायरेक्शन रेशियो अपने को 1 1 दे रखा है। सिमिलरली सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन ऐसा हम कुछ रैंडम बना लेते हैं कि 0 1 -1 इसका पॉइंट दे रखा है। इसके डायरेक्शन रेशियो 1 0 1 दे रखे हैं। अब इतना डेटा दे रखा है तो हम बहुत आसानी से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिंस दोनों पे एक पॉइंट ए और बी मान लिया तो ए बी वेक्टर आ गया, दोनों का डायरेक्शन रेशियोज भी अपने को पता है, तो हम यहां से इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो प्लेन की इक्वेशन अपने पास में x माइनस z इज इक्वल टू 0 आ जाती है। तो प्लेन की इक्वेशन बहुत आसानी से x माइनस z इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अपने को निकालना है d ऑफ h0। d ऑफ h0 निकालेंगे तो वो सीधे सीधे 1/√2 आ जाता है। ऐसे ही पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम h0, 0 1 2 का डिस्टेंस इससे निकाल लेंगे तो यहां से ये √2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये √2 के इक्वल आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम h0, ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन इस प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन इज 0 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स y is equal to z, x equal to 1 and h0। अब ये h0 का मतलब एक तरीके से x और z तो सेम ही है, y is equal to z भी दे दिया और x is equal to 1 दे दिया, तो हम सीधे सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 1 आ जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस हमें निकालना है ओरिजिन से, तो 1 1 1 का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालेंगे तो वो √3 आ जाएगा। तो यहां से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का दे रखा है अपने को, जिसमें एक बड़ा सा क्यूबिक दे रखा है, मॉड z क्यूब समथिंग z स्क्वायर समथिंग z बार एंड समथिंग इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि जो इक्वेशन लिखा हुआ है पूरा, इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं कि z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब इसमें हम z की जगह पर z बार रिप्लेस करते हैं। अगर z की जगह पर z बार लिखते हैं तो ये बनेगा z बार का क्यूब, ये मॉड का क्यूब है, प्लस 2z बार का स्क्वायर प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम ऐसा कुछ z की जगह पर z बार रिप्लेस कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से जो टर्मिनल टर्म से मतलब मॉड z क्यूब वो कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर, 2 का फैक्टर भी हम उड़ा देते हैं, आगे बनेगा प्लस 2 के साथ z बार माइनस z इज इक्वल टू 0। अब यहां से सभी बच्चों को चमक रहा होगा कि z माइनस z बार और z प्लस z बार ऐसे कुछ फैक्टर्स बन रहे होंगे। तो एक फैक्टर बनेगा, यहां लिखते हैं इसको, एक फैक्टर इससे आएगा z माइनस z बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब z और z बार दोनों सेम हो गए। अगर z और z बार दोनों को हम सेम लेते हैं तो वो क्वेश्चन की कंडीशन को वायलेट कर रहा होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब दूसरा केस बनाएंगे तो हमें मिलेगा z माइनस, हमें यहां से दूसरा केस मिलेगा z माइनस नहीं, माइनस तो मिल गया है, तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 2। z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 मतलब जो ट्वाइस रियल पार्ट z होगा वो 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, लेट सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब z प्लस z बार लिखेंगे तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू 2। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमने बेसिकली z का रियल पार्ट निकाल लिया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आगे की बात की, रियल पार्ट तो आ गया। अब इस रियल पार्ट को यूज करके वापस हम पेरेंट इक्वेशन पे जाते हैं। पेरेंट इक्वेशन में देखते हैं कि मॉड z का क्यूब है, मॉड z का क्यूब है, इसका मतलब मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा y इसका मॉड का क्यूब प्लस 2 1 प्लस आयोटा y का स्क्वायर। सिमिलरली 4 z बार तो प्लस 4 1 माइनस आयोटा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है, ये गंदा सा इक्वेशन बनेगा, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाती है। तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो उससे हम y की 2 वैल्यूज लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू √3 एंड अनदर वैल्यू, दूसरी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस √3। ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, मॉड z का स्क्वायर, बहुत आसान है। मॉड z का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x1 निकाल चुके हैं, y स्क्वायर की वैल्यू 3, तो ये इजीली आ जाएगा p पार्ट। q पार्ट की बात करें, z माइनस z बार, z माइनस z बार का मतलब होगा ट्वाइस आयोटा y, उसका स्क्वायर करेंगे, मॉड का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, वहां से वो भी सॉल्व हो जाएगा। मॉड z का स्क्वायर वो p पार्ट में निकाल ही चुके हैं। z प्लस z बार, ये पता है कि z प्लस z बार एक तरह से ट्वाइस रियल पार्ट इज इक्वल टू 1, तो 2 आ जाएगा। z प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हम बस सिंपली पेरेंट इक्वेशन में z की जगह पर z बार डाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2 फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं। एक फैक्टर से हमें पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू z बार, जो कि क्वेश्चन की कंडीशंस को वायलेट कर रहा है। सेकंड मिल रहा है z प्लस z बार इज इक्वल टू 2, उससे हमने रियल पार्ट निकाल लिया। अब इस रियल पार्ट को फिर से हमने पेरेंट इक्वेशन में पुट किया, तो वहां से हमें y की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, √3 और माइनस √3। उसके बाद p q r s बहुत स्ट्रेट ऑप्शंस हैं, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप सभी बच्चों को 11 से लेकर 17 तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे।